नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज मैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ने जा रही हूँ, जिसके लिए आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था। तो मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि कहानी छोटी थी, इसलिए मैंने पूरी कहानी भी पढ़ी है, क्योंकि कुछ बच्चे कहानी भी सुनना चाहते हैं। आपने सारांश के लिए कहा, उसके सारांश तथा प्रश्न उत्तर के लिए आप हमारी वेबसाइट kathamantan.com से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके अलावा आज इसका उद्देश्य और सारांश मैं यहाँ पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तिन कहानी का सारांश। तो सबसे पहले भक्तिन कहानी का जो उद्देश्य है वह यह है कि लेखिका ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से इस कहानी में किया है। इस कहानी की जो नायिका हैं वे ग्रामीण महिला हैं, जिसकी शादी व गाना केवल 9 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। इतनी कम आयु होते हुए भी वह अपनी जिम्मेदारियों अभावों से जूझते हुए परिस्थिति को अनुकूल बनाने की प्राणपण कोशिश करती हैं। इस कहानी में लेखिका ने बाल विवाह, बेटियों के प्रति अवहेलना और पंचायत का अन्यायपूर्ण दोहरा रवैया जैसी कई सामाजिक कुरीतियों को उद्घाटित किया है। इस कहानी द्वारा लेखिका ने स्त्री पुरुष में किए जाने वाले भेदभाव को भी पाठकों के समक्ष रखा है तथा स्त्रियों के मुक्ति विकास के लिए दृढ़ता से आवाज भी उठाई है। इस कहानी की मुख्य पात्र हैं भक्तिन, जिसका नाम लक्ष्मण है। इनकी भी कुछ चारित्रिक विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ। यह संपूर्ण कहानी भक्तिन के आसपास घूमती है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएं भक्तिन को अपने पिता से अगाध प्रेम है। विमाता द्वारा पिता के मरने पर का देर से समाचार भेजने के पश्चात जब सास का यह समाचार देने में देर हो जाती है, इस कारण से वह अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाती और वह इसका संपूर्ण उत्तरदायी अपनी सास और अपने पति को पाती है। तो अपने पति को और अपनी सास को बहुत खरी खोटी सुनाती है और अपने गहने तक उतार करके फेंक देती है। भक्तिन अपने पति की भी बहुत प्रिय है, क्योंकि जहाँ एक और पुत्रवती होते हुए भी उसकी जेठानी अपने पति से मार खाती रहती हैं, वहीं दूसरी ओर 2 पुत्रियों के होते हुए भी भक्तिन का पति कभी उसे टेढ़ी निगाह से देखता भी नहीं है, कभी उंगली तक नहीं हाथ लगाई। भक्तिन बहुत ही कर्मठ और साहसी स्त्री है। अपने पति और दामाद की मृत्यु के बाद अपनी बेटी के साथ मिलकर न सिर्फ अपनी जायदाद की देखभाल करती है, अपितु अपनी बाकी बेटियों का विवाह भी करती है। वह बहुत ही आत्माभिमानी और आत्मविश्वासी स्त्री भी है, क्योंकि जब उसके दामाद के लगान न भरने के कारण उसे धूप में खड़ा रहना पड़ता है, तो वह गांव में नहीं रहती, बल्कि कुछ कमाने के लिए शहर आकर लेखिका के पास काम करने लगती है। वह अपने आप को दूसरों के अनुसार खुद को नहीं बदलती, बल्कि अपने अनुसार उनको बदलने की प्राणपण चेष्टा करती हैं। यह तो थी कुछ चारित्रिक विशेषताएं भक्तिन के चरित्र की। अब हम पढ़ते हैं इसका सारांश। महादेवी वर्मा ने अपनी एक सेविका, जिसका नाम भक्तिन था, उसकी जीवन यात्रा के बारे में इस कहानी में बताया है। भक्तिन एक छोटे कद और दुबले शरीर वाली महिला है, जो विचित्र ही समझदारी वाली है। वे काफ़ी समय से लेखिका के साथ है, लेकिन जब कोई उनसे यह प्रश्न पूछता है तो वह जवाब देती है कि वह 50 बरस से लेखिका के साथ है। सेवा भाव में वह अपने आप को हनुमान जी से कम नहीं समझती। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मण है, जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहती। जब वह नौकरी की खोज में आई, तभी उन्होंने अपना नाम लेखिका को बताया और साथ ही साथ यह प्रार्थना भी की कि इस नाम का उपयोग वह कभी ना करें। इस पर लेखिका ने उसकी कंठीमाला आदि को देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया और जिस नाम को प्राप्त कर वह गदगद हो उठी। भक्तिन की जीवन यात्रा को लेखिका ने 4 भागों में विभाजित किया है। भक्तिन एक इलाहाबाद के नज़दीक झूसी गांव की बेटी है, जिसके पिता ने 5 वर्ष की उम्र में ही उसका विवाह किया और जब वह 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना भी कर दिया। इस प्रकार सौतेली माँ ने उसे हंडिया के गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली।
विवाह के बाद उसके पिता बीमार थे, किंतु उसकी विमाता ने उसके पास कोई सूचना नहीं भेजी। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब उसकी विमाता ने उसके ससुराल में उसके पिता की मृत्यु की खबर भेजी, ताकि जायदाद में से उसको कोई हिस्सा ना देना पड़े। सास ने भी रोना धोना करेगी, इसलिए लक्ष्मण को बिना कुछ बताए यह कहकर विदा कर दिया कि एक बार नैहर देखाओ। और जब वहां जाकर लक्ष्मण को सब पता चला तो तब वह बहुत दुखी हो जाती है और उल्टे पैर ससुराल आकर सास और अपने पति को खरी खोटी सुनाकर पिता के चीर विच्छोह की मर्म व्यथा व्यक्त करती है। लक्ष्मण के जीवन में 2 कन्याओं का आगमन हुआ, जबकि उसकी जेठानियों को काले कलुटे लड़के थे। फिर भी वह उनसे उच्च दोनों जेठानियां उससे उच्च थी, क्योंकि वह पुत्रवती थी। घर में उसका और उसकी कन्याओं का बड़ा अपमान होता था। जहां जेठानियों के लड़कों को दूध भात मिलता, वहीं उसकी कन्याओं को काला गुड़ और मट्ठा दिया जाता था। किंतु इन सब से विशेष बात यह थी कि वह पति प्रिया थी। जहां उसकी जेठानियां पुत्रवती होने के बावजूद भी बात बात पर पति के द्वारा कूटी पीटी जाती, पर लक्ष्मण का पति कभी भी उस पर उंगली नहीं उठाता। इसी प्रेम के बलवर वह अलगोजी हो गई। परिश्रमी दंपत्ति के परिश्रम से उनका विकास स्वाभाविक ही था और धूमधाम से उन्होंने अपनी बड़ी लड़की का विवाह किया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के बाद अपनी 29 वर्षीय पत्नी को ऊपर पूरे अपने परिवार का भार छोड़ कर के भक्तिन के पति संसार से विदा ले लेते हैं। मरते समय उसके पति की आयु 36 वर्ष के आसपास हो रही होगी। फिर भी आज तक भक्तिन अपने पति को बुढ़ऊ कहकर ही संबोधित करती है। पति की मृत्यु के बाद भक्तिन के हरे भरे खेत और समृद्धि को देखकर सबके जेठ जेठानियों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जिससे वह उसके सामने विवाह का कई गांव वाले उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वह किसी के चकमे में नहीं आती और दूसरा विवाह नहीं करती, क्योंकि उसके घर वालों ने पूर्वजों की संपत्ति में से सुई के नोक के बराबर भी उसे जमीन नहीं दी थी। इसलिए वह क्या करती है कि छोटी लड़की के भी हाथ पीले कर देती है तथा पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बना करके अपनी जायदाद की देखभाल करती है। जीवन के तीसरे हिस्से में भी उसका दुख कम नहीं हुआ। उसकी बड़ी बेटी विधवा हो जाती है और बड़ा जेठ अपने साले से उसकी लड़की का विवाह करना चाहता है, जिसे माँ बेटी दोनों अस्वीकार कर देती हैं। अंततः एक दिन माँ की अनुपस्थिति में जेठ का साला बेटी की कोठरी में घुसकर अंदर से किवाड़ बंद कर लेता है। यद्यपि उसकी बेटी उसके साले के मुंह पर तमाचा मारती है, फिर भी इस घटना पर पंचायत बैठती है और फैसला होता है कि वे दोनों एक कमरे से निकले हैं, इसलिए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। इस प्रकार एक ऐसा दामाद गले पड़ जाता है जो सिर्फ तीतर लड़ाता था, जिसके कारण कि धीरे धीरे उनकी हालत और ख़राब होती चली जाती है और लगान देने तक की समस्या होने लगती है। यहाँ तक कि एक बार लगान ना चुकाने के कारण जमींदार उसे आधा घंटे तक धूप में खड़ा कर देता है। इस पर भक्तिन घर वापस आकर शहर आने का विचार कर लेती है ताकि कुछ कमाई हो सके। यहाँ से भक्तिन का जीवन का चौथा हिस्सा सेविका के रूप में प्रारंभ होता है, किंतु अंत भी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा देखकर लेखिका ने पूछा कि तुम खाना बनाना जानती हो, जिसके जवाब में भक्तिन कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और दूसरे ही दिन जल देने तथा जप करने के बाद भक्तिन रसोई में जाकर कोयले से एक रेखा खींच देती है, जिसके उस पार जाना मना था। भोजन बन जाने के उपरांत भक्तिन प्रसन्नता से लेखिका की थाली में 4 रोटियां टेढ़ी करके और दाल और सब्जी परोस देती है। पूछने पर तर्क देती है कि उसके व्याख्यान से प्रभावित होकर एक रोटी खाकर लेखिका यूनिवर्सिटी चली जाती है। भक्तिन का स्वभाव यह था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी। वह देहाती खाना बनाती है और खिलाना भी जानती है, किंतु शहर का रसगुल्ला तक भी उसके गले के पार नहीं हो पाता। यहाँ तक कि लेखिका के नाराज होने पर भी वह साफ धोती पहनना नहीं सीखती। उसमें दुर्गुणों की भी कमी नहीं है। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को भंडार के किसी मटके में डाल देती है, जिसके बारे में उनके द्वारा दिए जाने वाले तर्क से कोई पार नहीं पा सकता। भक्तिन को पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान न था, और जब लेखिका
सारे नौकरों को हस्ताक्षर करने के लिए पढ़ना लिखना सिखाती है। सब नौकर पढ़ते हैं किंतु भक्तिन नहीं पढ़ना चाहती है, और बल्कि यह कहती है कि हमारी मालकिन तो दिन रात किताब में लगी रहती है, अगर हम भी पढ़ने लगेंगे तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। लेकिन वह दूसरों पे टीका टिप्पणी करने से नहीं चूकती। कोई भी लेखिका के काम में सहायता नहीं कर पाता, लेकिन वह देर रात तक जागती रहती है, और ताकि वह लेखिका के लिए चाय बना सके। मांगने पर उसे पेन अगर लेखिका उठाती है तो उसके लिए शाही दौड़ी लेके चली जाती है। इस प्रकार वह लेखिका के हर काम में उसकी सहायता करना चाहती है। वह साये की तरह भक्तिन जो है लेखिका के साथ रहती है। यहाँ तक कि उसके दामाद और बेटी जब उसे बुलाने आते हैं तब वह उनके साथ नहीं जाती, बल्कि पैसा भेज देती है, या कभी कभी जाकर उन्हें देख आती है। जब युद्ध के कारण सब पलायन कर रहे थे तो भक्तिन लेखिका से भी गांव चलने का अनुरोध करती है और सारी योजना भी बना देती है। जब भक्तिन के इस प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए लेखिका कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कैसे जाऊं, तब वह बोलती है पैसों के बारे में ना सोचना, उसके पास पैसे हैं। इस बीच लेखिका और भक्तिन के बीच ऐसा संबंध हो गया जिसे चाह कर के भी लेखिका उसे अपनी सेवा से नहीं हटा पाती हैं। यहाँ तक कि भक्तिन लेखिका के साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित हैं। सबका दुख उसे प्रभावित करता है, लेकिन कारागार के नाम से ही भक्तिन बहुत डरती है, जैसे कि वह यमलोक हो, और वह बार बार पूछती है कि क्या ले जाना है। अगर आपको कारागार जाना पड़ा तो मैं भी साथ चलूंगी, क्या क्या ले जाना है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। लेखिका अंत में यह सोचती है कि यह मेरे से इतना प्रेम करती है, किंतु चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी। इस तरह भक्तिन की कहानी अधूरी तो रह जाती है, किंतु भक्तिन खोकर लेखिका इस कहानी को पूरा भी नहीं करना चाहती है। तो यह था कहानी का सारांश। इस प्रकार हमने देखा कि भक्तिन कहानी का उद्देश्य, भक्तिन का चरित्र चित्रण और भक्तिन कहानी का सारांश हमने इस वीडियो में बोला है। इसके अलावा इसके प्रश्न उत्तर और इसका लिखित विवरण आप हमारी वेबसाइट kathamantan.com से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।